नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने में यूपी का अहम रोल रहा है। दोनों बार यूपी से बीजेपी को झोली भर के सीटें मिली हैं और यह बात इतर है कि 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी की सीटें कम जरूर हुई, फिर भी यूपी की जनता में मोदी योगी की जोड़ी का भरोसा बढ़ा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2024 के चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और ऐसे में लाजमी है कि बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। उधर विपक्ष एकजुट नहीं दिख रहा है, उसके पास फिलहाल ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर वो बीजेपी को घेर सके। ऐसे में 2024 में दिल्ली के सिंहासन पर किसका कब्जा होगा, इसको लेकर कई सवाल हैं। क्या सवाल है बताते हैं। मोदी योगी के विजय रथ को कौन रोकेगा? क्या बिखरा विपक्ष मोदी योगी को चुनौती दे पाएगा? मोदी योगी का कॉम्बिनेशन क्या जीत का कैलकुलेशन बनेगा? 2024 में क्या फिर से मोदी योगी का मैजिक चलेगा? अयोध्या में राम मंदिर का फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा? ये तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब इस कार्यक्रम में हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बिछ गई 2024 के चुनाव की बिसात। कौन रोकेगा बीजेपी का विजय रथ? क्या बिखरा विपक्ष दे पाएगा चुनौती? 2024 में फिर चलेगा मोदी योगी का मैजिक। इतिहास पर नजर डाली तो 2014 में बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने में उत्तर प्रदेश का अहम योगदान रहा है। उसके बाद यूपी में मोदी योगी की जोड़ी 1 और 1 11 वाली साबित हुई। बीजेपी ने योगी के चेहरे पर दांव लगाया और पीएम नरेंद्र मोदी के विकास पर वोट मांगा। ये फॉर्मूला जबरदस्त हिट रहा। 2022 में यूपी में बीजेपी ने भारी बहुमत से सरकार बनाई। फिर तो डबल इंजन की सरकार बनते ही यूपी में विकास ने रफ्तार पकड़ ली। मोदी और योगी की जोड़ी ने यूपी में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कई एक्सप्रेसवे बनवाई। यूपी 13 एक्सप्रेस वाला देश का पहला राज्य बना। कई मेडिकल कॉलेज खोले गए। यूपी के कई शहरों में एयरपोर्ट का भी निर्माण कराया गया। फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए यूपी में भारी निवेश का प्रस्ताव लाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारे विकास के काम वोट में तब्दील हो पाएंगे? क्या ये विकास के काम बीजेपी को वोट दिलाएंगे? क्योंकि जनता का मूड कब बदल जाए कोई नहीं जानता। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह की गरीब कल्याण नीतियां बनाई, उसकी वजह से आज गरीबों का जीवन स्तर उठा है देश भर में। विशेष करके उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, केंद्र सरकार की योजनाओं को अक्षरशः लागू करने का काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी एक अपराजेय योद्धा के रूप में बन गई है। समाजवादी पार्टी ने बसपा से गठबंधन किया, कांग्रेस से गठबंधन किया, छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया, लेकिन फिर भी भाजपा को पराजित नहीं कर पा रहे। आज उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी की जोड़ी सबके दिल जीत रही है। मोदी योगी की जोड़ी का ही कमाल है कि यूपी में बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी आला कमान ने 2024 के चुनाव में उन 14 सीटों पर फोकस करने की रणनीति बनाई है जिन्हें बीजेपी 2019 में जीत नहीं पाई थी। बीजेपी ने 2024 में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को कुछ कम सीटें मिली। 2014 में बीजेपी को 80 में से 73 सीटें मिली। वहीं 2019 में बीजेपी को 64 सीटों पर जीत हासिल हुई। सीटें भले ही कम हैं, लेकिन बीजेपी का दबदबा बरकरार है। यही नहीं, एकजुटता की तमाम कोशिशों के बावजूद विपक्ष बिखरा हुआ दिख रहा है। फिलहाल यूपी में विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर बीजेपी को घेर सके। अपराध के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति ने सरकार पर जनता का भरोसा बढ़ाया। विपक्ष के पास मोदी योगी की जोड़ी का कोई विकल्प नहीं है। सीएम योगी ने अपने 91वें जन्मदिन पर शपथ ली है कि बीजेपी का विजय रथ 2024 में भी नहीं रुकेगा। सवाल है कि क्या मोदी योगी के विनिंग कॉम्बिनेशन से फिर 2024 में जीत का कैलकुलेशन निकलेगा? टीम न्यूज़ स्टेट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शरद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, रामेश्वर पांडे वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। रामेश्वर जी, मैं आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा क्योंकि इस पैनल में आप गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। जो मोदी योगी का ये कॉम्बिनेशन देखा जा रहा है, जिसको अगर हम देखें अभी तक के जो भी चुनाव हुए हैं, जब योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी मिली है या फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, उसमें बीजेपी को सफलता ही मिली है, कैसे देखते हैं? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से बात करें तो निश्चित तौर पर मोदी और योगी का जो ये कॉम्बिनेशन है वो फिलहाल बहुत मजबूत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस कॉम्बिनेशन को हराना थोड़ा कठिन है, लेकिन मित्र, पिछले चुनाव का इतिहास हम लोगों ने देखा है। जो कॉम्बिनेशन बहुत मजबूत दिखता है, बहुत बार कुछ मुद्दों पर और कई बार स्थानीय तौर पर रणनीतिक संतुलन असंतुलन पर नतीजे बदल जाते हैं। देखिए, जिस तरह की भयानक महंगाई है, आम लोगों में जिस तरह का फ्रस्ट्रेशन है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीजें मुद्दे हैं जी। मोदी और योगी की सबसे बड़ी ताकत, उनकी ताकत से ज्यादा जो उनका काम किया है विकास को लेकर, मैंने कहा ना कि धर्म, विकास और राष्ट्रवाद ये बड़ी ताकत है। लेकिन उन्हें ये सारी चीजें थी अभी कर्नाटक में, ठीक, और ये सारे दावे भी थे जी, नतीजे, लेकिन वहां पर नतीजे और परिणाम अलग रहे, उलट आए जो भाजपा की अपेक्षा। ठीक है, मैं आऊंगा अलग रहे, बिल्कुल रामेश्वर जी, मैं आपके पास आऊंगा। अमित शाह ने बड़े दावे के साथ कहा था जी, मैं आऊंगा आपके पास। अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। रामेश्वर जी ने जो एक बात कही है कि भले ही ये तमाम परिदृश्य, तमाम जो समीकरण हैं वो नजर जरूर आते हैं कि बड़ी जोड़ी है, बड़ा नाम है और परिणाम बदल जाते हैं, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो नतीजे भी जो है वो प्रचंड रहे हैं। और वहीं आप अपने दल की, अगर हम आपके कांग्रेस का भी जिक्र करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा को कमान सौंपी गई थी, लेकिन लंबे वक्त से वो नदारद हैं यहाँ से, उत्तर प्रदेश से, और उनका जो एक आवास यहाँ पर बनाया गया था, वहाँ से जो रिपोर्ट सामने आई थी कि जो सामान उनके लिए लाया गया था वो भी वापस भेज दिया गया था। तो पहला सवाल का आप जवाब दीजिए, उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी आप बोलिएगा। शुभम जी, जो आपने अभी पूछा मैं सुन रहा था। देखिए, भाजपा ने तीन चीजें वो बता रहे थे कि विकास है और इनकी राष्ट्रभक्ति है, इनकी ये सब चीजें अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन इनका नंबर 1 जो है प्रोपोगंडा, और नंबर 2 गौड़ी मीडिया द्वारा इनका जो व्याख्यान किया जाता है हर चीज का। अब जैसे अब ये इतना भयंकर हादसा सदी का हुआ, लेकिन साहब फोटो सेशन, फोटो शूट लेके 2-2 कपड़े बदल रहे थे। बताइए, ऐसी चीजों पे भी राजनीति करते हैं। इनका आईटी सेल केवल यही चर्चाओं में है। रहा सवाल, देखिए जनता है, ये सब जानती है कि जनता के मतों से हिंदुस्तान के राजा बनते हैं, जनता के मत मिट्टी में मिला देते हैं। देश की पहलवान बेटियां, 70 करोड़ महिलाएं धिक्कार रही हैं, वो परेशान, बेरोजगार परेशान, छोटा व्यापारी परेशान, और देश का किसान परेशान, मजदूर परेशान, देश का व्यापारी परेशान, और साहब और इनके मित्र जो है वो मस्त हैं, उनकी पूंजी बढ़े, उनकी योग्यता बढ़े। अब रहा सवाल, आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी का। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के बब्बर शेर के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में हम हिमाचल जीते। उसके बाद हम इन सबके नेतृत्व में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया साहब और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं के साथ हम कर्नाटक जीते। और अब 5 स्टेट का चुनाव जो आ रहा है, तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनका 80% कमीशन जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आज के तारीख में ये बन गया है भाजपा आईटी सेल ने कि अगर मोदी निंदा कोई भी करेगा तो वो ईश निंदा है। जैसे पाकिस्तान में एक कानून है ना, ईश निंदा,
तो मोदी निंदा अगर कोई भी पत्रकार, कोई भी मित्र, कोई भी अपोजिशन, कोई भी व्यापारी, कोई भी करेगा तो वो इस निंदा कहलाएगी। और राहुल जी ने कहा था, एक सेकंड सर, राहुल जी ने अभी कहा भी था कि मोदी तो भगवान को भी समझाने में सक्षम होंगे, वो तो महामानव पैदा हुए हैं। तो साहब महामानव है तो इस देश में आप ये ट्रेन का एक्सीडेंट, अजय जी, देश के अलग अलग राज्यों के बारे में आपने बात कर ली, हमने उनके परिणामों पर भी चर्चा कर ली, लेकिन चूंकि आज जो हमारे चर्चा का विषय है मोदी और योगी फैक्टर को कैसे आप देखते हैं, उत्तर प्रदेश पर भी बात कर लीजिए। अब मैं 24 को और उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ, बस वहीं आ रहा था मैं। त्रिपाठी साहब देखिए, प्रियंका गांधी जी हमारी 5 स्टेट में देश की राजनीति में व्यस्त है। उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत सारे बब्बर शेर कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष ब्रजलाल खावरी जी हैं, खड़गे जी से, राहुल जी से आशीर्वाद लेके आए हैं। और प्रियंका जी देश में हमारी सरकार का परचम हम चाहते हैं कि 543 सीटों पे लड़े, उन्हें यूपी तक सीमित ना रखा जाए। यूपी की जिम्मेदारी तो यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ के नेता संभाल लेंगे। और रहा सवाल मोदी और योगी जी का, तो देखिए ये तो इसकी हांडी जिसे बोलते हैं ना, काट की हांडी एक बार चढ़ सकती है, ज्यादा नहीं चलती। ये जनता अपने अगर आप काट की हांडी भी अजय जी कह रहे हैं तो कई बार चढ़ चुकी है। आपने 2017 विधानसभा चुनाव देखा, आपने 2019 का लोकसभा का चुनाव देखा, 2022 का विधानसभा का चुनाव देखा आपने यूपी में। त्रिपाठी जी 70 साल से आप आजादी के बाद से काठी चढ़ते हुए देख रहे हैं, कहाँ है कैसे, और पूरा देश जानता है कि किस तरह से प्रोपेगेंडा की टीम इनकी मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सबसे अंत में बीजेपी प्रवक्ता के पास आएंगे, जवाब उनसे लेंगे। समाजवादी पार्टी से अब्बास हैदर हमारे साथ है। अब्बास जी, केवल इतने ही काम ये करते हैं और ना ये व्यापार। ठीक है अजय जी, होगी बात आपकी, मैं दोबारा आऊंगा, अभी समय है। अब्बास जी मैं आपके पास आऊंगा। यहाँ पर बात आज जो हो रही है, आज चर्चा का विषय है मोदी और योगी किस तरीके से इस वक्त छाए हुए हैं। और कांग्रेस प्रवक्ता ने काट की हांडी का जिक्र किया, लेकिन यहां पर तो कई बार उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही नाम सामने आ रहे हैं जिनके नाम पर वोट जनता कर रही है। तो कौन रोक पाएगा, कौन इनके विजय रथ को रोकेगा? अब्बास हैदर। देखिए, सत्यता यह है कि झूठ की एक उम्र होती है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ बोले हैं उनकी उम्र अब जा चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे जनता से वादे किए सत्ता में आने से पहले, और उनमें से कोई भी वादा निभाने का काम इन्होंने नहीं किया, चाहे वो इनकी केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा किया था कि 90 दिन में हम सारे सरकारी पद भर देंगे। सत्यता क्या है, हमारे आपके सबके सामने कितने पेपर लीक हो गए, 1.5 दर्जन से अधिक पेपर लीक हुए। केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी प्रतिबद्ध देंगे, अभी तक तो 18 करोड़ मिलनी चाहिए थी। और सब बात यह है कि हमारे देश के युवा बेरोजगार हुए। अप्रैल में के माह में CMI के अकॉर्डिंग हमारे देश में 8.1% बेरोजगारी दर थी। अगर ये महंगाई की बात करें तो ऐसे समय में जब क्रूड ऑयल के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में निचले स्तर पे थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने जो तेल के पेट्रोलियम पदार्थों के दाम हमारे देश में 50% से 70% के आसपास। लेकिन फिर ऐसी क्या वजह है जब इतने तमाम बिंदु रहते हैं, इतने तमाम विरोध करने की वजह है, तो आखिर कैसे चुनाव जीत जाते हैं? अभी निकाय चुनाव में तो बहुत ज्यादा समय भी नहीं रहा है। अभी मुझे 40-50 सेकंड बोलने का मौका बिल्कुल, आप लगातार बोलिए, मैं बिल्कुल आपको नहीं रोकूंगा, बोलिए जी। देखिए, बात यह है कि आप उस पे भी आ रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा, अपराध बढ़ा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे देश हो। आज पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, और इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 50% मत प्राप्त हुए थे, जो एक बहुत बड़ा वोट शेयर है निश्चित रूप से। लेकिन आप देखेंगे 2022 के आते आते भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं है, भारतीय जनता पार्टी का झूठ है, वो जनता के सामने आता गया, और वोट प्रतिशत लगभग 40% पे आगे 10% का गिरावट आई है भारतीय जनता पार्टी के वोट में। और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में बहुत ही भयंकर वोट परसेंटेज गिरेगा, और सीटों में बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया। आपने अपनी बात रखी, अब मेरा प्रश्न सुन लीजिए। ठीक है, आपने वोट प्रतिशत की बात की, विधानसभा चुनाव का आपने आकलन किया, और आपका आकलन है कि 2024 का जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वोट प्रतिशत बीजेपी का और गिर जाएगा। लेकिन फिर निकाय चुनाव में ऐसी स्थिति क्यों बन गई? बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ अभी निकाय चुनाव को गुजरे। नगर निगम में आपने प्रखरता के साथ चुनाव लड़ा है, और 17 की 17 सीटें उन्होंने जीत ली हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं इसका ईमानदारी से आपके पास 30 सेकंड। निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में 2 हुए, 2021 में और एक 2023 में। 2021 में रूरल बॉडीज के निकाय चुनाव हुए, और 2023 में शहरी निकायों के चुनाव हुए। आप देखिए, दोनों में ही 2021 के चुनाव में
समाजवादी पार्टी भाजपा से ज्यादा सीटें लाई, भाजपा से ज्यादा जीती, लेकिन जब प्रमुखी और जिला पंचायत के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग करके किस प्रकार से धांधली करी सबके सामने, किसी से छुपा नहीं, महिलाओं का चीरहरण हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। 2023 में अगर आप देखें तो जो मेयर की सीट है 17 सीटें, वहां पे आप वोट परसेंटेज देखिए जहां 35 से 40-42% के आसपास था, और अगर आप देखें कि जो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, वहां पे वोट परसेंटेज क्या है जो 60 के ऊपर गया, और दोनों जगह में आप अंतर देखिए। और दूसरी बात, जो नगरीय निकाय चुनाव है वो उत्तर प्रदेश के करीब 4.5 करोड़ टोटल मतदाता थे, जिसमें से 2 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ 19 लाख के आसपास मत पड़े हैं, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की आबादी है उसका लगभग 10%। तो 10% मतों को आप, जिसमें पूरी धांधली हुई, पहले फेज के दिन भी गोली चली एक प्रत्याशी को, समाजवादी पार्टी के बेटे को गोली मारी गई, दूसरे दिन कानपुर के घाटमपुर में गोली चली, आप जवाब ले लेते हैं, को गोली मारी गई। इस प्रकार से डर का माहौल बनाया गया ताकि वोटर ना निकले, शरद त्रिवेदी जी, तो ये चुनाव आपने सभी प्रवक्ताओं को सुना, आपने हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार है आपने उनको भी सुना। सवाल यही उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जो जुगलबंदी है वो उत्तर प्रदेश में अब तक तो नंबर 1 पर रही, आपको सत्ता में भी उन्होंने बनाए रखा और अभी भी हैं आप, तो क्या आगे भी ये कंटिन्यू रहने वाला है? क्योंकि बहुत से जो आंकड़े इन्होंने गिनाए हैं कि जो नगर निगम में 17 सीटें जीती हैं तो वो तो 10% मतदाता होते हैं, सिर्फ 2 करोड़ वोट ही उसमें पड़े हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो निकाय चुनाव के नतीजे हैं उसमें आपने धांधली की है, ये वाला आरोप जो है उन्होंने लगाया है। शरद जी। त्रिपाठी जी, अभी अब्बास भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जहां इनका वोट परसेंटेज बढ़ता है वहां धांधली नहीं होती, जहां भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ता है वहां धांधली हो जाती है। ये बहुत सामान्य सी बात है, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहां पे ईवीएम मशीन भी खराब हो जाती हैं, और जहां विपक्ष जीतता है वहां ईवीएम मशीन ठीक हो जाती है। 3-4 मुद्दे जो हैं जो विपक्ष बार बार उठाता है, मैं क्योंकि पेशे से वकील हूं, मैं दोनों साइड की बहस कर देता हूं। सबसे पहले तो इनका ये है कि साहब बेरोजगारी है, तो मैं आंकड़े बता दूं, 2016-17 में जो बेरोजगारी की दर थी वो 14% थी उत्तर प्रदेश में, और अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं और अभी वो इंडिया टुडे मैगजीन में पिछले हफ्ते छपा है, वो देख लें, उसमें आया है कि 4.2% जो है वो उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सबसे ज्यादा अत्याचार का सिस्टम है कि, और उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है। 85 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो अनाज पे आश्रित कर दिया। तो लीजिए, ये प्रायोजित आंकड़े ना दे जो आपका IT सेल बनाता है, जो CD दे देता है। ये झूठ के आंकड़े, झूठ बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, रोज बोलो। शरद जी, मेरा अनुरोध है, आप बुजुर्ग आदमी है, लेकिन आप अच्छे आदमी है, ज्ञानी आदमी है, लेकिन आप गलती से गलत ठीक है। अब आप उनको बात रखने दीजिए ना अपनी। अजय जी, आपने बोल लिया, आपको पूरा समय मिला। शरद जी, कंटिन्यू। अगर आपको कोई परहेज है आंकड़ों से तो आप हमें कोर्ट ले जाइए ना, आप बताइए कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमें कोई उससे परहेज नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो हम आंकड़े आपको दे रहे हैं आप हमें बता दीजिए 1/3, मैं आधे का भी बात नहीं कर रहा हूं, 1/3 किसी ने करके दिखाया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हमने 43 लाख मकान दिए, 1 करोड़ 60 लाख बिजली के कनेक्शन, 1 करोड़ 80 लाख गैस के कनेक्शन, और दिल्ली की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हमने शौचालय दिए हैं। ये उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट का स्तर है। उत्तर प्रदेश में जितने हमने एक्सप्रेसवे बनाए हैं और जिस स्पीड से बनाए, उसकी जो तेजी जो आई है, पहले 17 किलोमीटर सड़क बनती थी, अब 47 किलोमीटर सड़क बनती है। उत्तर प्रदेश में सपना विपक्ष देखता है, पूरा करने के लिए हमको लाते हैं। इन्होंने कितने शौचालय बनाए और उनकी दशा देख लीजिए। मैं आपको वीडियो फोटो भेजता हूँ, किस कदर हालात खराब है। हमने गैस सिलेंडर जिनको इन्होंने दिए उन पे गैस भरवाने के पैसे नहीं है भाई। ऐसे गैस सिलेंडर, ऐसी उज्ज्वला योजना से क्या फायदा है? और जितने इन्होंने शरद जी जवाब दीजिए करें, हमारी इंदिरा योजना में और राजीव गांधी योजना में इनसे तो 10 गुने ज्यादा मकान दिए गए थे। और शरद जी बोलिए, शरद जी बोलिए। कहीं पर 1 लाख रुपए रिश्वत का सूर मचता है। मैं उत्तर प्रदेश के 75 पदों की सूची आपको भेज दूंगा और जांच कराएं, लेकिन आपकी जांच सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा। सिवाय इसके शरद जी, आप बुजुर्ग आदमी हैं, मेरा अनुरोध है प्रोपोगंडा ना फैलाएं, झूठ ना बोलें, और खाली झूठ और प्रोपोगंडा से आपकी असलियत नहीं छुपेगी। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। अजय जी जवाब ले लीजिए, बोले नहीं। रोजगार आप पे है नहीं, ठीक है। महिलाओं पे अत्याचार पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 आ गया है। ठीक है शरद जी बोलिए। ठीक है, रुक जाइए अजय जी, रुक जाइए। मैं दावा कर रहा हूं आपके चैनल पे, NCRB की रिपोर्ट है, पहला नंबर महिलाओं के ऊपर अत्याचार।
एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए और क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। 148% कन्वेक्स, कितने 143 से ज्यादा विधायक ज्यादा हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है जो उनके खिलाफ मुकदमे हैं। भैया किस चीज की आप बात कर रहे हैं? और सुन लीजिए, आज आपका एक गाजियाबाद में 75 करोड़ रुपए में बीजेपी का नेता पकड़ा गया। एक एमपी ने पुलिस के ऊपर कल रैप्टे मारे हैं आपके एमपी, एक सांसद ने। अखबार रोज रंगा आता है, बीजेपी के लोग बलात्कारी मिल रहे हैं, बीजेपी के बाबा बलात्कारी। कोई परहेज नहीं है, आप बोलिए जितना आपको बोलना है, फिर मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, ठीक है, शरद जी बोलिए। मैं दावा कर रहा हूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार हुआ और दूसरे नंबर पे केरल है। हम छत्तीसगढ़ भी कह सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जो एनसीआरबी के आंकड़े, पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। और ये इतने 2022 के बता रहे हैं या 23 के? चलिए ठीक है, अब चूंकि शरद जी चर्चा जो है वो थोड़ी अपनी विषय से विमुख हो रही है। शरद जी ठीक है, चर्चा जो है अपने विषय से थोड़ी विमुख हो रही है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में उतरने वाले हैं और सबसे बड़ा अगर कोई स्टार प्रचारक है वो है योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कहीं भी चुनाव होता है, किसी भी राज्य में चुनाव होता है, सबसे ज्यादा मांग उन्हीं की होती है। आने वाले चुनाव में कैसे आप उतरने वाले हैं, क्या मजबूती होगी, क्यों जनता आपको स्वीकार करेगी? कर्नाटक में भी सबसे ज्यादा मांग थी। जहां अरे जी आपसे सवाल नहीं है, रुक जाइए, बोलने दीजिए शरद जी को, बोलिए। हमारे पास नीति है, हमारे पास नियत है, हमारे पास नेता है। एक भी जब जब इन्होंने आरोप लगाया माननीय मोदी जी पे, तब तब इन्होंने माफी मांगी है जाके। ये मैं जब अभी और इनके खुद के जो इनके मंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा कि साहब जो 84 के दंगे थे, हुआ तो हुआ सो हुआ। ये इस तरह सैम पित्रोदा की बात कर रहे हैं और ये जो दम भर रहे हैं कर्नाटक की जीत का, तो बंद घड़ी भी 2 बार सही टाइम दिन में बताती है। कह रहे कर्नाटक में हम लोग आज भी विपक्ष के के अध्यक्ष का पद भारतीय जनता पार्टी के पास है। जब ये भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे, इनके पास गुजरात में विपक्ष के अध्यक्ष का पद था, और जब ये यात्रा खत्म हुई, मैंने आपसे आपके नेता के बारे में बात की थी। आप आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बन जाती है जब हम सवाल पूछते हैं। रामेश्वर जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो विपक्ष को इस वक्त हम देखें, जो विपक्ष नजर आ रहा है, कहीं अखिलेश यादव बिहार जाते दिखते हैं, कहीं ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश आती दिखती हैं, कहीं नीतीश कुमार, कहीं अरविंद केजरीवाल। जो बिखरा हुआ विपक्ष है, क्या ये एक पटल पर आ पाएगा, या फिर जैसा हमने देखा था कि एक वक्त था मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में पहले विपक्ष एकत्रित हो रहा था और अंत में मुलायम सिंह यादव ने खुद को अलग कर लिया था, तो ये बिखरा हुआ विपक्ष जो है वो एक हो पाएगा क्या? देखिए मित्र, बात यूपी पर्सपेक्टिव की हो रही है। नेशनल पर्सपेक्टिव में हम जब बात करेंगे तो बात तो परिदृश्य से दूसरा होगा। और नेशनल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो विपक्षी एकता की कोशिशें हो रही हैं, और ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि विपक्षी एकता में दरार है। आपका अपना स्टैंड है और आप और कांग्रेस के बीच कभी पट नहीं सकती, साफ साफ दिखाई पड़ा। दक्षिण के लोगों को जुटा रहे हैं अपने अध्यादेश के मामले पर, लेकिन सहमत नहीं हो पा रही है। लेकिन पूरे देश में विपक्षी एकता की एक कोशिश हो रही है। लेकिन यूपी का संदर्भ अगर लें तो यूपी में हमारा विपक्ष कौन है? यूपी में विपक्ष मतलब अखिलेश यादव की सपा और बड़ी मजबूत ताकत के तौर पर बसपा और कांग्रेस। यूपी में साफ साफ है अभी से कि बसपा और सपा के बीच कोई एकता नहीं हो सकती, हर फैसले में दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस सांगठनिक तौर पर इतनी कमज़ोर है कि उसे अपना संगठन अभी मजबूत करना है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी को लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये यूपी के कांग्रेसियों की अपनी क्षमता होनी चाहिए, अपना कौशल हो कि वो यूपी में अपना सांगठनिक ढांचा खड़ा कर लें। जब तक उनका सांगठनिक ढांचा खड़ा नहीं हो जाता तब तक बड़ा मुश्किल है अखिलेश
कांग्रेस के साथ एकता करके देख चुके हैं, बसपा के साथ देख चुके हैं। जी। तो यूपी में तो लड़ाई अकेले अकेले ही भाजपा के साथ लड़नी है। जी जी। और अभी फिलहाल भाजपा के पास अपने विकास की एक लंबी फहरिस्त है और उस पर सवाल नहीं उठ सकते। लेकिन यह भी सच्चाई है जिसे भाजपाई नहीं स्वीकार करेंगे कि आम आदमी, मध्यवर्गीय महंगाई से बिल्कुल त्रस्त है। क्या विपक्ष अपने सांगठनिक ढांचे और अपने आंदोलनों से महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बना पाएगा? अगर महंगाई ये एक बड़ा प्रश्न आपने उठाया और मैं चाहूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से इसका जवाब। तो ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। तो सवाल नतीजे कुछ बदलेंगे। ठीक है अब्बास जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो ये बड़ी बात की महंगाई को मुद्दा बनाना, क्या मुद्दा विपक्ष बना पाएगा? और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के साथ भी अखिलेश यादव आ चुके हैं और यूपी को यह साथ पसंद नहीं आया। 27 साल यूपी बेहाल के नारे के बाद जब आप साथ में आए थे और कांग्रेस के इस साथ को पसंद नहीं किया गया, उसके बाद बाकी दलों से भी आपका गठबंधन हुआ, लेकिन जो परिस्थितियां थी वो आपके अनुकूल नहीं रही। ऐसे में क्या करेंगे आप लोकसभा चुनाव में? देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो समाजवादी पार्टी के देख रही है, बदलाव की ओर देख रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास जो लोकसभा में सीटें हैं वो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, और सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लगने जा रहा है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया है, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया। अभी शरद जी कुछ आंकड़े दे रहे थे, तो मैं भी बताना चाहता हूँ कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, जब हम सत्ता से गए तो उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 12% थी, जिसको आपने -6% पहुंचाया है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में। अगर आप कानून व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे जब सांसद पुलिस पे हमला कर रहे हैं तो इससे ज्यादा बेलगाम कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की क्या हो सकती है? कभी वो तहसीलदार को मारते हैं, कभी वो पुलिस पे हमला करते हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो नागरिक है वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आज वो समाजवादी पार्टी की ओर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्हें बदलाव चाहिए। वो त्रस्त हो चुके हैं। माफी चाहता हूं, समय की सीमा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। शरद त्रिवेदी बीजेपी से थे, अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े थे, उसके अलावा कांग्रेस से अजय वर्मा और रामेश्वर पांडे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो मोदी योगी की जो जोड़ी है वो उत्तर प्रदेश समेत केंद्र में भी धमाल मचाया था। जिस तरीके से एक बड़े वोट बैंक को उत्तर प्रदेश में साधने का काम ये दोनों चेहरे करते हैं, क्या एक बार फिर से कामयाब होंगे? ये भविष्य के गर्व में है इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।